हे अंजनी नंदन, आप मेरे शिखर पर विश्राम करने। परंतु मैं प्रभु श्री राम का कार्य किए बिना विश्राम नहीं कर सकता। तो जात पवन सुत देवन देखा। हे महासर्पिणी सुरसा, हे सर्पों की माता, हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका की ओर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके बुद्धि और बल की परीक्षा लें। जैसी आज्ञा देवराज। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। चलिए सीधा उनसे ही पूछ लेते हैं उन्होंने आखिर किया क्या है। नमस्कार संजय तिवारी राष्ट्रवादी जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया है। आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बंजारा बीट्स का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो है मुझे इस मंच से जोड़ा और लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। संजय भाई, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप बहुत सारे आपका मतलब वर्क का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत बड़ा है। हमें दर्शकों को बताइए कहाँ से आपका ये सारी यात्रा शुरू हुई? यात्रा बचपन से ही कुछ अलग हटके करने का शौक था कि मतलब कुछ थोड़ा सा पहचान बने और लोगों के बीच में कुछ काम करने का मौका मिले। तो बचपन से ही मैं जो है खेलकूद के माध्यम से और कुछ अभिनय में रामलीला वगैरह से जुड़ के कुछ काम करता था और बड़ा शैतान किस्म का मेरा बचपन रहा। और फिर होते होते जब मैं शुरुआत मैंने की तो मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेरी जो शिक्षा हुई वहाँ पर मेरे गुरुजी सीताराम गुप्ता जी, श्रद्धेय गुरुजी, उनकी प्रेरणा से मैंने मलखम्ब स्टार्ट किया है। तो वहाँ से मैंने कुछ अलग हटके करने का प्रयास किया। और मलखम्ब जो विधा है, शायद आप जानते हो कि मलखम्ब एक महाराष्ट्र शैली में यहाँ पर झांसी लाई गई थी रानी झांसी द्वारा। और उसकी जो मलखम्ब की कई विधाएं हैं, फिक्स मलखम्ब, बोता मलखम्ब और रोप मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब, इन सभी में मैं बहुत पारंगत हुआ और नेशनल लेवल पर मैं चैंपियन रहा। स्टेट्स और नेशनल मैंने खेले। और मलखम्ब करते करते ही अचानक व्यायामशाला में एजुकेशन करते करते मेरा रुझान एनसीसी तरफ हुआ और मैं एनसीसी ज्वाइन कर ली मैंने। और एनसीसी में जो 29 कैंप करने के साथ साथ ही जो एनसीसी सबसे बड़ा कैंप होता है रिपब्लिक डे कैंप, ये गणतंत्र दिवस पर ये कैंप आयोजित होता है दिल्ली में। इसमें दिल्ली में पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसमें जो दिल्ली की जो परेड, राजपथ परेड आती है, इसमें यहाँ की जो कॉन्टिजेंट होती है उस परेड को मैंने कमांड किया है। तो ये अवसर मुझे मैं समझता हूँ कि कानपुर कॉन्टिजेंट से सिर्फ मुझे मिला है ये सौभाग्य। मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उस परेड को कमांड करने का मुझे अवसर मिला, जो मैं इससे पहले और मेरे बाद अभी तक कानपुर ग्रुप कॉन्टिजेंट से किसी ने कमांड नहीं किया इस परेड को। तो फिर वो उसके बाद फिर मैं जो है एनसीसी से फिर मैं कुछ और क्षेत्रों में रुझान हुआ मेरा, कुछ और बढ़ता गया। फिर मैं सबसे बड़ी चीज़ रही कि जो एक व्यायामशाला में पढ़ते हुए गुरुजी ने जो संस्कार दिए कि कुछ करना, कुछ ऐसा करना कि जो अलग हटके हो और समाज को भी एक दिशा दे। तो उसके लिए हम लोगों ने जो एक बहुत बड़ी बुराई हमारे बीच में, सबके बीच में व्याप्त थी, आज भी है, नशे की प्रवृत्ति, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक एनजीओ का भी स्थापना की, राष्ट्रीय नशा विरोधी युवा संगठन। उसमें हमारे साथ कुछ हमारे साथी प्रमुखतः देवेंद्र बख्शी और प्रदुत गोस्वामी वगैरह जुड़े और हम लोगों ने संगठन के माध्यम से नशे की बुराई के लिए बहुत काम किया। और उसमें काफ़ी सफल भी रहा, लोगों के बीच में जन जागरूकता के लिए बहुत काम किया। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते फिर जो है संगठन को एक राष्ट्रीय पटल पर कैसे पहचान दिलाई जाए, इसके लिए हमने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इवेंट्स का भी किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इवेंट्स में हमने सबसे पहले तो एक 30 घंटे 30 युवाओं के साथ में पथ चालन किए झांसी के अंदर। हम लोग 30 घंटे लगातार जन जागरूकता के लिए हम लोगों ने काम किया। उसके बाद हम लोगों ने एक साइकिल से पूरा भारत भ्रमण भी किया जी। और फिर 92 में सबने जो किया एकदम अलग काम था कि 60 डेज 1440 घंटे लगातार दोपहिया वाहन चालन 300 मीटर ट्रैक पर हमने 60 दिन लगातार हीरो बुक चलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो कि लिम्का बुक में दर्ज किया गया। हालांकि उसको गिनीज बुक में भी आना था, लेकिन किन्हीं कारणों वो गिनीज बुक में नहीं आ पाया। उसके पश्चात 93 में खरदुंगला, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क है, लेह के पास वहाँ टैंडेम बाइसिकल से हम लोग गए। मेरे साथ में कंपनी है नवोद कश्यप, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची सड़क है,
जी ये भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ, ये रिकॉर्ड आया। इसके बाद हमारा तीसरा प्रोग्राम था झांसी से लंदन बाया मोटरसाइकिल, जी। लेकिन उसमें सहारा श्री ने काफ़ी सपोर्ट किया। यहाँ से टीवीएस मोटरसाइकिल से भी हम लोग को स्पॉन्सरशिप मिली। बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन जो हमारा रूट था वो पाकिस्तान से होकर प्रारंभ होना था। जी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की होते हुए हम लोग को जाना आगे था। बढ़ना था, लेकिन पाकिस्तान ने परमिशन नहीं दी, तो वो प्रोग्राम हमारा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जी उसका बड़ा रंज हम लोगों को आज भी है जी कि ये कार्यक्रम अगर हम लोग कर लेते तो एक अलग ही हम लोगों का मुकाम होता, और साथ में हम लोग जो मिशन लेके चल रहे थे जी मिशन भी बहुत ऊंचाई पर पहुंचता। जी लेकिन पाकिस्तान से परमिशन न मिलने के कारण वो कार्यक्रम हमारा ठंडे बस्ती में चला गया। तो ये सब चलता रहा। इस बीच आपकी शिक्षा दीक्षा होती रही या शिक्षा दीक्षा में कहाँ तक आपकी एजुकेशन रही? ये मेरी जो एजुकेशन रही है, मैंने बीए किया है, स्नातक तक मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का भी कोर्स किया, और फिर मैं जो है बैद्यनाथ कंपनी से मेरी जॉब स्टार्ट हुई। वैसे इच्छा तो हमारी थी मैं डिफेंस में जाने की, एक यूनिफॉर्म के प्रति बड़ा ही लगाव था मतलब डिफेंस में मैं जाऊँ, लेकिन ये लेफ्ट आई साइड हमारी 618 होने के कारण मेडिकल अनफिट रहा और मैं डिफेंस में नहीं जा पाया। तो फिर मैंने ये सारे एक्टिविटीज़ करते हुए मेरा परिचय अभी जो इस समय हमारे सांसद जी हैं अनुराग शर्मा जी, इनसे मेरा उस समय परिचय था बैद्यनाथ, क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम बैद्यनाथ स्पॉन्सर जी जी। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि संजय ये सब करते रहते हो, कुछ काम धाम भी करो। तो उन्होंने मुझे सेल्स लाइन में ऑफर किया, तो मैं उनका बैद्यनाथ का काम देखने लगा। तो बस ऐसे ही फिर मैं दवा व्यवसाय से जुड़ गया और काम करता रहा। तो आप एक्टिंग के क्षेत्र में कब आए? एक्टिंग के क्षेत्र में देखिए, मुझे ये सारी चीज़ों का शौक तो पहले से था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था। तो हमारे जो मैं इनको गुरु मानता हूँ देवराज चतुर्वेदी जी, वो मुझे अचानक स्टेशन में मिल गए। बोले संजय यार तुम्हारा कद काठी ठीक है, तुम्हें मैं एक रोल देना चाहता हूँ, और एक हम लोग एक एल्बम बना रहे हैं अलाउदल का कन्हैया कैसेट्स के साथ में, तो मैं तुम्हारा ऑडिशन कराना चाहता हूँ। तो मुझे स्टेशन से वो ले गए दीपक जी के पास कन्हैया कैसेट्स के ऑफिस में। मेरा वहाँ आरफ शेडोली जी ने पहला ऑडिशन लिया और मुझे आला का मुख्य किरदार दिया गया। तो आला के कई एपिसोड जो 52 एपिसोड इनकी लड़ाइयों के बने हैं, सब में मुझे आला का किरदार निभाने का मौका मिला। घोड़ा अंबर में उड़ जाए समल समल ने ना गलवाले, अब तुझे जिंदा छोड़ू ना, सूत के तेगा नर उदल ने दुर्जन सिंह पर दिया चलाए, छतरी काटे डंडे काटे कल से चारों तरफ गिराए, रस्से काट दिए होदे के होदा गिरा धरन में जाए, गिर गया होदा दुर्जन सिंह का, दुर्जन सिंह नीचे दब जाए, जब तक दुर्जन उठ नहीं पाया। उसके बाद इन्होंने एक द्वारका में आए हनुमान, एक हास्य व्यंग में एक एल्बम बनाया जिसमें मुझे हनुमान जी का किरदार निभाने का मौका मिला। तो उन्हें हनुमान जी के चरित्र में इतना पसंद आया कि जब दीपक जी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट उठाया सुंदरकांड और रामायण को फिल्माने का, तो उन्होंने मुझे हनुमान जी का किरदार उसमें दिया। और वो मैं समझता हूँ कि मुझे बुंदेलखंड में एक बुंदेली हनुमान जी के नाम से जो पहचान मिली है, वो हम दीपक सेठ जी की और कन्हैया कैसेट्स की देन है। हे अंजनी नंदन, आप मेरे शिखर पर विश्राम करने, परंतु मैं प्रभु श्री राम का कार्य किए बिना विश्राम नहीं कर सकता। तो जात पवन सुत देवन देखा, हे महासर्पिणी सुरसा, हे सर्पों की माता, हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका की ओर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके बुद्धि और बल की परीक्षा लें। जैसी आज्ञा देवराज। सप्त जो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विदाता है सिरुनावा, कि निश्चरिये के सिंधु महरहई, कर माया नभ के खग गहई।
ताही मार मारुत सो जय श्री राम। पारिधि पार गयऊ मत धीरा। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े वो भय त्यागे। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले वो सुमर नर हरि। अरे सट, तू कौन है? पहले तू बता, तू कौन है? मैं लंका नगर की देवी लंकिनी हूँ। मुठिका एक महाकपि हनी। हे राम भक्त हनुमान, आप कौशलपुरी के राजा श्री रघुनंदन को हृदय में बसाकर लंकापुरी में प्रवेश कर अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। गयो दशानन मंदिर माही, मंदिर महु न दीख देही। और फिर अभिनय में मैं बढ़ता के कुछ और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया, कुछ बाहर के प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर झांसी आए उसमें भी काम किया। तो ये अभिनय में अभी भी आज भी मैं थोड़ा सक्रिय हूँ और करता रहता हूँ। संजय भाई, अभिनय और किरदार की जहाँ बात आई तो आपने बहुत महत्वपूर्ण किरदार आल्हा का निभाया। तो जब किरदार में व्यक्ति जीने लगता है तो उसके व्यक्तित्व में क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आल्हा एक बहुत बड़ी शख्सियत रही है, बुंदेलखंड की नामचीन शख्सियत रही है, तो उनके पात्र को निभाने में आपको मुश्किल आई या तैयारी कैसे की थी आपने? आलाउद्दल जो हमारे बुंदेलखंड के वीर योद्धा माने जाते हैं और इनको देवताओं की तरह पूजा जाता है, और आला जैसा करेक्टर इनका निभाना ये सौभाग्य की बात है। और आलाउद्दल के बारे में कहा जाता है कि जहाँ भी आलाउद्दल गाया जा रहा हो, या आलाउद्दल फिल्माया जा रहा हो, या आलाउद्दल देखा जा रहा हो, या जिस घर में आलाउद्दल की किताब भी हो, वहाँ लड़ाइयाँ होंगी। अच्छा। ये बिल्कुल यकीनन मैंने अनुभव भी किया कि जब इसको फिल्माया गया तो रोज ही कभी डायरेक्टर के प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर की कैमरामैन से, कैमरामैन की कलाकार से रोज लड़ाइयाँ होती थी वहाँ पर। जैसे घर में भी आपकी होती थी? घर में भी, उस समय घर में भी बड़ा ऐसा माहौल था क्योंकि हमारे घर में सबको पसंद नहीं था ये सब करना। तो मैं शूट से लौटता था तो घर में भी कला होती थी, कहाँ ये फालतू काम करता सब जगह वीर रस सब जगह। तो ये आल्हा के बारे में कहा जाता है। तो मैं एक अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ कि जब आल्हा मैंने महुआ में इसको एक शूट करने के लिए गए, मैं अपने गेटअप में था, गाड़ी से उतर के हम लोग वहाँ पर लोकेशन पर उतरे, तो वहाँ के जो लोकल थे लोग थे सब वहाँ पर आ गए देखने के लिए शूट। और जब उन्होंने मुझे आल्हा के किरदार में देखा तो लोग दंडवत हो गए और पैसा चढ़ाने लगे और पैर छूने लगे कि आल्हा आ गए, आल्हा आ गए। तो मैं एकदम से अचंभित हो गया कि इतना सम्मान लोगों की नज़र में आज भी आल्हा का है। तो उनका ये कहना था कि ये मैं इनको कलाकार नहीं, मैं मेरे सामने ये साक्षात आल्हा है, जीवंत है, जीवंत है। तो इतना सम्मान उन्होंने इतना मुझे दिया। दीपक सेठ जी ने मुझसे कहा कि आप ये आल्हा का सम्मान हो रहा है, आप लोग को शांत बैठिए। इनकी नज़र में ये है कि इनके आल्हा आज वापस आ गए हैं। तो इतना सम्मान मैंने देखा कि अब भाव की बात है, लोगों की ये भावनाओं की बात है कि वो आल्हा को आज भी बिल्कुल, और कहते हैं आल्हा अमर है। आल्हा आज भी कहते हैं कि मैया के मंदिर में सुबह रोज 2 फूल चढ़े मिलते हैं, वो आल्हा ही चढ़ाते हैं। तो उनके बारे में किंवदंती है कि आल्हा आज भी अमर है। अब हम बात करेंगे आपके दूसरे किरदार की, क्योंकि आल्हा जहाँ बुंदेलखंड में बहुत पूजनीय देवता की तरह माने जाते हैं, तो हनुमान जी का तो कोई जवाब नहीं। उनकी शक्ति और जो श्रद्धा है वो अतुलनीय है। आप बताएं, आपने जब उनका किरदार निभाया तो आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी और आपके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह के परिवर्तन आपने देखे? क्योंकि किरदार निभाना मामूली बात नहीं है, उसको जीवन में समाहित भी किया जाता है। हनुमान जी हमारे आराध्य हैं और हम हमारे हिंदू जनमानस में जो श्रद्धा श्री राम जी को प्राप्त है वही हनुमान जी को भी प्राप्त है और हम सभी के आराध्य हैं। और इनका किरदार निभाना एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। और मैंने पढ़ा दारा सिंह जी के बारे में, और मैं समझता हूँ दारा सिंह जी का जो स्वरूप हनुमान जी का मिला, शायद मैं नहीं समझता हूँ किसी और को वो स्वरूप मिल पाया होगा। वो जो श्रद्धा भाव, हनुमान जी के नाम आते ही सीधे दारा सिंह जी सामने आते हैं। तो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने जब इसको शूट किया तो बहुत ही नियम संयम का उन्होंने पालन किया। जब तक यह रामायण शूट होता रहा वो होटल में रहे, अपने घर भी नहीं गए। और
गेटअप में जब रहते थे तो कभी किसी महिला से बात भी नहीं करते थे। तो हमारे एक जो सेट डिजाइनर, ऐसा आपको भी करना पड़ा? हाँ, हमारे सेट डिजाइनर जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज तैयार की थी, हनुमान जी का पूरा मेकअप जो सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने तैयार की थी, खालिक साहब, अब्दुल खालिक जी, अब वो तो सर्वनाश हो चुका है, रहे नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत, हालांकि मुस्लिम थे लेकिन उसके बावजूद रामायण के बारे में और हिंदू संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानकारी उनको थी। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि संजय जी आप जब भी शूट करें इसको, जब भी आपका शूट हो, आप एक तो महिलाओं से बिल्कुल बात भी ना करें जब भी आप गेटअप में हो, और पूरे नियम संयम का आपको पालन करना है। और क्योंकि हनुमान जी ऐसे देवता है कि आपकी त्रुटियों को क्षमा नहीं करेंगे, अगर थोड़ी सी त्रुटि होती तो उसको जो है ये अक्षम है। मैंने पूरा प्रयास किया और इस कैरेक्टर को निभाने के लिए दीपक जी ने पूरा मुझे कोऑपरेट किया। और सबसे बड़ा तो सपोर्ट खालिक साहब का था कि उन्होंने पूरा जो गेटअप हमारा था पूरा उन्होंने तैयार किया। इसके अलावा जो मेकअप मैन हमारे थे राजू भाई हैदराबाद से आए हुए थे, उनका बहुत योगदान रहा। और जो इसकी संवाद अदायगी थी, डायलॉग्स डिलीवरी थी, ये हमारे चक साहब राम स्वरूप हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उन्होंने मुझे डायलॉग्स के बारे में सब बताया कि आपको डायलॉग्स कब कहाँ पर किस तरह से बोलना है, ये उन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने प्रयास किया उस चरित्र को निभाने का और ये बहुत सफल रहा। कन्हैया कैसेट्स का ये रामायण और सुंदरकांड करोड़ों लोगों ने इसको देखा और मुझे पहचान इसी से मिली आज। और मैं अपनी यही पहचान देता हूँ कि मैंने हनुमान का जो किरदार निभाया, बाकी सब और भी किरदार निभाए, लेकिन आल्हा और हनुमान जी का जो किरदार है इसने मुझे काफी अमर कर दिया। मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन यूट्यूब पर ये किरदार आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। संजय भाई, जहाँ आज की स्थिति है, आज की जो बुंदेली बॉलीवुड है और बॉलीवुड है, इसमें भी आपका दखल रहा है। अभी हाल में अटकन चटकन में भी आपने कुछ अभिनय किया है, उसका भी उल्लेख कीजिए। अटकन चटकन हमारे जो झांसी के ही है, चेगांव के सेवारे जी, उनके डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और AR रहमान साहब का इसमें जो है प्रोडक्शन था। और अमिताभ बच्चन, हरिहरन, सोनू निगम जैसे इसमें कलाकार इसमें जुड़े हुए थे, उन्होंने इसमें अपनी आवाज़ दी है। और यहाँ के हमारे झांसी के जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं मनोज शर्मा जी, जो कि इस फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप इस फिल्म में एक म्यूजिशियन का आपको किरदार करना है। और बहुत अच्छा किरदार रहा। हम लोगों ने, हालांकि वो नेगेटिव शेड में था और अच्छा रहा, और फिल्म काफ़ी चर्चित हुई। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर कई फिल्म फेस्टिवल्स में, कई कैटेगरीज में उसको अवार्ड्स भी मिले। तो अच्छा अवसर हम लोगों के लिए, झांसी वासियों के लिए, कि हम लोग इस फिल्म से जुड़े। हमारे झांसी कई कलाकार इसमें इस फिल्म से जुड़े थे और बहुत अच्छा इसमें सफलता हम लोगों को इस फिल्म में मिली है। झांसी का अगर फिल्म लाइन का ट्रैक पर चर्चा की जाए तो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं हो पाया है। बहुत सारा काम बुंदेली बॉलीवुड पे दिखता नहीं है। ढाड़कोला फिल्म बनी, उसका बहुत कुछ लोगों ने सराहा, लेकिन वो फ्लेवर फिर बना नहीं। क्या वजह लगती है? BFA भी आप लोगों ने बनाया तो उसमें भी कोई ज़्यादा विशेष बुंदेली कल्चर को फायदा नहीं हुआ। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, इसका मैं मुख्य कारण मानता हूँ कि हमारे जो फिल्मकार हैं, जो कलाकार हैं, वो बिखरे हुए हैं, वो एक होकर काम नहीं कर रहे हैं। अपना अपना प्रोडक्शन होता है, ठीक है, लेकिन हमें एक दूसरे के सहयोग करते हुए काम करना चाहिए। हो सकता है कि लेखन शैली आपकी ज़्यादा अच्छी हो सकता है कि सिनेमाटोग्राफी किसी दूसरे ग्रुप में अच्छी हो सकता है कि कलाकार हमारे पास अच्छे हों। ये सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो काम बहुत अच्छा होगा। टीम वर्क में अभी क्या है कि हमारे पास जो है, हमने उसी में अपना काम कर लिया। कई प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते हैं कि अगर मैं सोचता हूँ कि वो प्रोजेक्ट ना बनाए जाते तो ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने हमारी बुंदेली फिल्मों को नाम करने के बजाय नाम खराब किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इन लोगों का, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा काम हो रहा है उस काम को हमें एक सामूहिक रूप से संगठित होकर करना चाहिए, एक टीम वर्क के लिए। सिर्फ ये सोचकर कि हमें बुंदेली सिनेमा को आगे बढ़ाना है, हमें अपने प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें बुंदेली सिनेमा को आगे बढ़ाना है। जिस दिन ये सोच बन जाएगी उस दिन बुंदेली सिनेमा का नाम होगा, जहाँ जो उसका हकदार है उसको वो मुकाम मिलेगा। लेकिन एक होकर एक टीम वर्क की तरह काम करना। अभी सभी लोग अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं। उरई में काम हो रहा है, टीकमगढ़ में काम हो रहा है, झांसी में है, शिवपुरी में है, सब जगह काम हो रहा है। लेकिन कम से कम लोकल में हम लोग एक जगह जहाँ बैठे हुए वो तो मिलकर काम कर लें। लेकिन यहाँ पर भी बिखराव है। तो इस बिखरी हुई माला का कोई भी ऐसा धागा नहीं जो सारी मोतियों को पिरो पाए?
देखिए, प्रयास किया था मैंने इसके लिए, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन का इसी नेक नियति से और यही सोच रखकर निर्माण किया था कि बुंदेली सिनेमा के लिए हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। और उसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास भी किया। पहला फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर किया जो बहुत सराहा गया, बहुत चर्चित हुआ, 4 दिन का फेस्टिवल था। और यहाँ की मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के प्रशासन ने सपोर्ट किया, बहुत प्यार मिला झांसी के लोगों का। लेकिन देखिए क्या है कि हम लोगों का जो व्यक्तिगत अहम है, ईगो, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को पीछे धकेल देता है कि जब हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जो नेतृत्व करेगा उसका नाम भी होता है, जो काम करेगा उसका नाम भी, और गलतियां भी उसी से होती हैं। लेकिन हम सिर्फ यह कि हमें आगे होना चाहिए, हमें सबको साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों का ईगो नहीं, हमें आगे रखो, हम वरिष्ठ कलाकार हैं, आप क्या हो, आप वरिष्ठ और गरिष्ठ का भी चक्कर है कि हम वरिष्ठ हैं, हमने तो इतना काम किया, मैं तो सुपरस्टार हूँ, मुझे आप अध्यक्ष बनाइए ना। इसमें आपने किसको अध्यक्ष बना दिया? पद की लोलुपता। इसमें होता क्या कि जो बड़े कलाकार, जो व्यस्त कलाकार हैं, उनको अगर हम जिम्मेदारी दे देंगे संगठन में, बीएफए में, तो वो काम कैसे करेंगे? और जो हम लोग जो शौकिया लोग हैं, वो ये दायित्व लेके हम लोग इनको उठाने का हम लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना यह कि नहीं, हम सुपरस्टार हैं, मैंने काम किया, मेरा नाम बुंदेलखंड में है, आप अध्यक्ष मुझे बनाइए। तो ये समय बीएफए एक तरह से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिखर गया, लेकिन कुछ समय कुछ अवरोध इसमें जरूर आ गया है। और उम्मीद की जा सकती है फिर से ये नए से शुरू हो। बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बीएफए फिर से खड़ा हो और बुंदेली सिनेमा के लिए, बुंदेली कलाकारों के लिए, फिल्मकारों के लिए कुछ ऐसा करके करे जिसमें आने वाले कलाकारों को कुछ एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिले। संजय भाई, जहाँ आपने तो सब कुछ किया, तो कहाँ कहाँ आपको सम्मानों से नवाजा गया? सम्मान तो देखिए कि मैं इसमें बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि विभिन्न संगठनों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। सबसे पहला सम्मान मुझे जो है, जब मैंने दिल्ली परेड को कमांड किया था तो मुझे राष्ट्रपति आर वेंकट रमन साहब ने अशोक भवन में सम्मानित किया था। वो सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है और स्मरणीय है। इसके अलावा जो दिल्ली परेड को मैंने कमांड किया, और दिल्ली परेड पर जब कमांड करने के बाद जब वहाँ पर नाम अनाउंस होता है कि इस परेड को कमांड कर रहा है झांसी के सीनियर अंडर अफसर संजय तिवारी, तो वो जो आवाज़ है, वो आवाज़ मेरे आज भी कानों में गूंजती, बहुत बड़ा सम्मान है। उसके बाद विभिन्न मंचों से मैंने बहुत से काम किए, तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी सम्मान दिया, यहाँ की संस्थाओं ने सम्मान दिया। किन किन संस्थाओं से आप मुख्यतः जुड़े रहे और भी जुड़े हैं? मैं इस समय जो है, देखिए, बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन का तो हम लोगों ने खुद ही मिलकर इसका फाउंडेशन किया है। लेकिन मैं अगर जुड़ा हूँ तो संस्कार भारती से मैं विगत 15 वर्ष से जुड़ा हूँ, और मेरे पास समय कानपुर प्रांत में विभाग संयोजक का दायित्व है। तो यहाँ सारी जो इकाइयाँ हैं उन इकाइयों का मैं देखरेख करता हूँ। तो संस्कार भारती से मुझे जुड़े काफ़ी टाइम हो गया है। इसके अलावा अक्स नाट्य एवं कला संस्थान है, जो कि नाट्य क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में काम करती है। हमारे निदेशक देवराज चतुर्वेदी जी हमारे गुरु जी हैं, वो हैं, और शरद नामदेव जी, काफ़ी लोग इससे, प्रभात अग्रवाल जी इससे जुड़े हुए हैं। तो ये संगठन है जो रंगमंच के क्षेत्र में काम करता है। और एक समाज के लिए एक राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ है, जो कि दिल्ली से, गाजियाबाद से स्टार्ट किया गया था, आज 19 स्टेट्स में काम कर रहा है। मेरे पास इसमें बुंदेलखंड प्रमुख महामंत्री का दायित्व है। मैं समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करता हूँ, समाज को एक करने का प्रयास करता हूँ। वैसे देखिए, मैं सर्वधर्म समभाव रखता हूँ और राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखता हूँ। तभी आप अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित किया हुआ है। बिल्कुल, मैं राष्ट्रवादी कहता हूँ कि सर्वधर्म समभाव जब हम सामाजिक समरसता होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन चूंकि जिस कुल में हमने जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तो ब्राह्मण लोगों को प्रेम है, उन्होंने संगठन से मुझे जोड़ रखा है। लेकिन मैं किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या वर्ग विशेष से मुझे कोई बुराई नहीं है। मैं संभाव रखता हूँ, और सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रवाद सर्वोपरि, यही मेरा एक मूल मंत्र है। इतनी सारी आप संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कौन सा चवन प्रयास खाते हैं जिससे इतना सब कुछ कर पाते हैं? देखिए, ये आपकी इच्छा शक्ति का है कि आप कुछ करके जाना चाहते हैं। सभी, आज हम लोग सभी लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ 10 से 5 की नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको पूछने वाला नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ जिंदगी वही 24 घंटे आपके पास है, वही 24 घंटे सबके पास है। तो हम कुछ ऐसा करें कि जिसमें हमारे जाने के बाद, वो एक आपने कहावत आपने सुनी होगी, लोग कहते हैं कि पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहें। यही मेरा सोचना है कि हम चले जाएं, लेकिन किरदार जिंदा रहे, लोग याद रखें, बस यही चीज़ है। और कई लोग इस तरह के हैं जिनको आज हम याद रखते हैं। किशोर कुमार जी चले गए हैं, लेकिन हम लोग याद करते हैं। मुकेश जी चले गए हैं, हम लोग याद रखते हैं। कई फिल्मकार हैं, कलाकार हैं, और मैं समझता हूँ कलाकारों को लोग ज़्यादा याद रखते हैं। हम कितना भी धन कमा लें, कितना भी धनोपार्जन कर लें, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि धनाढ़ लोगों को लोग याद रखता हूँ।
याद रखते, या तो उन्होंने किसी समाज विशेष के लिए या किसी उल्लेखनीय कार्य किया, जैसे हमारे टाटा साहब, रतन टाटा जी, लोग बड़ा सम्मान करते हैं, याद रखते हैं। तो यही चीज है, ध्रुव भाई अंबानी जी को लोग याद रखते हैं कि उन्होंने उल्लेखनीय काम किए, या तो कुछ ऐसा करके जाए, कुछ दे के जाए समाज को, देश को। संजय जी को गुस्सा कब आता है, किन मुद्दों पे आता है? क्योंकि आपने हनुमान जी का भी किरदार निभाया और आला का भी निभाया, दोनों का इससे बड़ा साम्य बनता है। गुस्सा देखिए मेरा नेचर में नहीं है, गुस्सा कभी कभार आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा ही आता है। जब मैं देखता हूँ कि जो हमें काम करना चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, और जो हमें अपेक्षाएं होती है लोगों से। गुस्सा से शुरू करेंगे। ठीक जा रहा ना? हाँ। सहज जाना है, बस सब कुछ सहज। संजय जी को गुस्सा कब आता है? देखिए गुस्सा तो इंसान है, गलतियां होती हैं, त्रुटियां जब होंगी तो गुस्सा भी आएगा, लाजमी है। लेकिन कभी कभार होता है। कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करने का सिर्फ यही है कि हम अगर लोगों से अपेक्षाएं करें और वो अपेक्षाएं पूरी ना हो तो दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। लेकिन हम अपेक्षा ही ना करें, सिर्फ यही सोचें कि नहीं हमें लोगों के लिए करना है, लेकिन कोफ्त होती है और गुस्सा भी आता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष से जो उसका दायित्व है अगर उसका निर्वहन नहीं करता, उसके वजह से और लोगों को परेशानी होती है, तो फिर वहाँ गुस्सा आता है। तो कैसे आप उनको हनुमान जी की तरह डराते हैं मुकद्दर लेके, या कुछ और तरीका है? ये तो खैर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए चरित्र है, चरित्र अलग है, लेकिन भाई उनको एहसास कराते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, और उसको हमें कम से कम हमारा जो दायित्व है उसको तो हम निर्वहन करें, ये हमें करना चाहिए, इसका मैं प्रयास करता हूँ। संजय भाई, आपके ऐसे शौक जो पब्लिक को या हमारे दर्शकों को बताइए, जो लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि संजय भाई इसके अलावा भी कुछ तो ऐसा होगा जो अपने समय को व्यतीत करने के लिए करते होंगे। लेखन जुड़ा है, जो मैं लेखन से विगत काफी टाइम से जुड़ा हूँ, और फीचर लिखने का तो मैं कहूँगा कि आपने ही मुझे प्रोत्साहित किया था। पहला फीचर मेरा जब आपने जनसेवा मेल में मैंने पब्लिश किया, और मैंने देखा कि मुझसे भी ज़्यादा सामर्थ्यवान लोग और मुझसे ज़्यादा प्रतिभावान लोग अभी हैं जिनके बारे में नहीं लिखा गया। तो मैंने आपसे इस पीड़ा को मैंने कहा, और आपने कहा कि आप लिखिए ऐसे लोगों के बारे में। तब मैंने उन लोगों के बारे में लिखना शुरू किया, और कई ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में मैंने फीचर लिखना शुरू किया। तो भाषा शैली मेरी वहाँ से बननी शुरू हुई। उसके बाद कुछ समय में नीति शास्त्री जी के जो एक लगभग 42 सालों से उनका एक लगातार काव्य गोष्ठी चलती है 12 तारीख को, प्रत्येक 12 तारीख को शाम को 6 बजे। उस गोष्ठी में मैंने संस्कार भारती के माध्यम से जाना शुरू किया और लोगों को, कवियों को, साहित्यकारों को सुनना शुरू किया। सुनते सुनते मन में कुछ भाव आने लगे और मैंने उनको लिखना शुरू किया, और मैं लिखता रहा, पेपरों में इस तरह से पब्लिश होता रहा। एक दिन किसी मंच पर मैं सुनने के लिए गया, और वरिष्ठ कवि हमारे जो गजलकार हैं अर्जुन सिंह चांद जी, उन्होंने मुझे मंच पर उतार दिया। बोले संजय जी आप मंच से पढ़िए कविता। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे तो आइडिया नहीं। बोले नहीं पढ़ लोगे, क्या दिक्कत है, तुम पढ़ो मंच पर। और वो उन्होंने मंच पर मुझे शुरुआत करवाई, और आज मैं उनके आशीर्वाद से मैं जो है कई मंचों पर काव्य पाठ के लिए जाता हूँ। मंच में कविता पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आता है या प्रिंट मीडिया लिखने में ज्यादा मजा आता है? देखिए मंच पर ज्यादा मजा आता है कि मंच पर हम सीधा संवाद करते हैं। भाई देखिए सीधी तालियां बजती हैं, और मैं अगर कोई त्रुटि करता हूँ तो हुटिंग भी तुरंत होती है, दोनों इफेक्ट है। तो मैंने लिख दिया और किसी मैगजीन में या समाचार पत्र में पब्लिश हो गया। जब कोई पढ़ के उसमें कोई फोन करता है तब वो आनंद आता है, लेकिन जब हम मन से पढ़ते हैं तो अच्छा पढ़ेंगे तो, और खराब पढ़ेंगे तो तुरंत उसका फीडबैक सामने से मिल जाता है। तालियां मिलती हैं या गालियां मिलती हैं, दोनों चीजें मिलती हैं। संजय भाई ने इतना सब कुछ काम करते रहे, अवरोध का सामना कहाँ झेलना पड़ा, मुश्किलें कहाँ आपके साथ आई? अवरोध बहुत से आए, बहुत सी चीजें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम एक वर्ल्ड टूर करना चाहते थे झांसी से लंदन मोटरसाइकिल से, वो ऐसा अवरोध आया कि उसको हम क्रॉस कर ही नहीं पाए। पाकिस्तान आज भी आहत है कि उसमें हम लोगों ने बहुत तैयारी की थी। वो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट को करने के बाद सहारा श्री का ये कमिटमेंट था, और उन्होंने हमसे कमिटमेंट लिया था कि आप लौटने के आने के बाद, कार्यक्रम के बाद सिर्फ सहारा के लिए काम करेंगे और कहीं नहीं। इसमें सहारा श्री सुब्रत राय जी से हमारी 2 बार बैठक हुई। उन्होंने 18 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप भी हम लोग को स्पॉन्सर सैंक्शन किया, लेकिन बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट हो नहीं पाया और हम लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। तो ये जो अवरोध आते हैं, हालांकि अवरोध आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं,
लेकिन जब ऐसे अवरोध जो हम सारे प्रयास करने के बाद, जैसे जब पाकिस्तान एम्बेसी ने मना कर दिया तो भाई उसमें कोई कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने कहा आप निकल जाइए यहाँ से, लेकिन सुरक्षित निकलना ये आपके हाथ में, उसकी हमको गारंटी नहीं देंगे। तो ऐसे माहौल में पाकिस्तान से सुरक्षित निकलना जहाँ बहुत ही टेढ़ी खीर है, तो फिर वो कार्यक्रम हमारा नहीं हो पाया। तो उसका मलाल मुझे आज भी है। ये अवरोध आते हैं, कई बार हम अवरोध को पार कर जाते हैं और कई बार हम अवरोध से रोके भी रह जाते हैं, ये भी होता है। जहाँ संजय भाई का इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, वहां पर आपकी अपने जीवन संगनी का क्या योगदान है? उनकी तरफ से आपको कितना सहयोग मिल पाता है? क्योंकि बिना घर के सहयोग के आदमी आगे ज्यादा कुछ बढ़ नहीं पाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, शादी के पहले, विवाह के पहले जो भी मेरी उपलब्धियां रही है उसमें तो परिवार का पूरा साथ रहा, मेरे भाई, माता पिता सबने सपोर्ट किया। लेकिन शादी के बाद की जो उपलब्धियां हैं उसमें जीवन संगनी का पूरा सपोर्ट रहा है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप में ना सही, अप्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में तो उन्होंने यही कहा कि कहाँ ये सब काम करते रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट रहता है। और विरोध न करना भी सपोर्ट माना जाता है। हाँ बिल्कुल, विरोध किया उन्होंने, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये सब चीजों से क्या मिलेगा, क्या करने वाले हैं, क्या हासिल होगा। लेकिन जब वो कुछ उपलब्धियों को देखते हैं उनको तो लगता है कि नहीं आपने ये वो हासिल फिर गर्व फील होता है, फिर उनको गर्व फील होता है और सपोर्ट भी करते हैं। और ये जो अगर कुछ विरोध करते हैं तो ये उनका हक है कि भाई जो समय परिवार को देना चाहिए, परिवार की जो हमारी जिम्मेदारी है हमको देना चाहिए, वो समय अगर हम किन्हीं और एक्टिविटीज में देते हैं, भाई देखिए हम जहाँ पर भी समय देंगे परिवार से और अपनी जिम्मेदारियों तो चुरा कर ही समय देंगे। तो जो शिकायत करना लाजमी होता है वो वहाँ पर गलत नहीं है, वो अपने अधिकार की बात करते हैं। लेकिन चूंकि जब हमारा कार्य क्षेत्र बड़ा है, हमें बहुत सी हमारे मन में आकांक्षा है, हमें ये सब करना है, तो हमें समय चुराकर, यहाँ का परिवार का समय चुराकर वहाँ देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन पूरा सहयोग रहता है। और बगैर पारिवारिक सहयोग के और पत्नी के सहयोग के मैं नहीं समझता हूँ कुछ हासिल कर पाएंगे। तो जो आज उपलब्धि है उसमें उनका मैं समझता हूँ पूरा योगदान है। संजय भाई, आप जैसा बताया कि आपका उनका जो कोलैबोरेशन है वो खुल के दिखता भी है, आगे के आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं? क्या आप नया करना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों को बताइए? आगे प्रोजेक्ट्स में क्या कि अभी हमारे कुछ संयुक्त काव्य संग्रह हमारे आए हैं, तो मैंने अभी लोगों के साथ में मिलके लिखा है साझा काव्य संग्रह। तो अभी मैं व्यक्तिगत लिखना चाहते हैं? हाँ, व्यक्तिगत मेरा एक गद्य और पद्य दोनों में मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ राष्ट्रवाद के ऊपर। ये हमारी जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको लिखने के बाद फिर और भी कुछ प्लॉट्स हैं जिनके लिए मैं लिखना चाहता हूँ। मैं एक्चुअल लेखन के माध्यम से जो समाज में कुरीतियां हैं, जो समाज में परेशानियां हैं, जिनका दंश समाज झेल रहा है, हम और आप झेल रहे हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए हम कुछ लिखना चाहते हैं कि वो कुरीतियां कैसे खत्म हो, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक संदेश परक मैं लिखना चाहता हूँ कि जैसे आज के समय में अगर आप देखें कि युवाओं में, आज की नई जनरेशन में देश प्रेम का जज्बा बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। वो येन के प्रकरण धनोपार्जन करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका अगर हम दोष युवाओं को दें तो ये उचित नहीं होगा। कारण ये है कि हमने उन बच्चों में, आज की नई जनरेशन में वो जज्बा संप्रेषित ही नहीं किया। हमने उनको उन शहादतों से, उन क्रांतिकारियों से परिचित ही नहीं कराया। मैं आपको एक छोटा सा, मैं थोड़ा समय लूंगा आपका 2 मिनट का, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं एक स्टेशनरी बुक स्टोर पर मैं एक चंद्रशेखर आजाद जी का पोस्टर लेने के लिए गया। मैंने दुकानदार जो करीब 55 वर्षीय थे, मैंने कहा आजाद जी का पोस्टर दे दीजिए। वो गए दुकान के अंदर और एक भगत सिंह जी का पोस्टर ले आए। 55 साल के व्यक्ति। 55 साल के व्यक्ति। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? तो बोले मैंने आजाद जी का पोस्टर मांगा। वो दोबारा गए और सुभाष चंद्र बोस जी का पोस्टर ले आए। मैंने कहा भाई साहब मजाक कर रहे हैं क्या? तो झुझलाते हुए अंदर गए और पूरा बंडल उठा के लाए। बोले छाड़ लो यार, हमें नहीं पता कौन क्या है। तो मैं इतना शॉक्ड हो गया, मैं इतना अचंभित हो गया कि ये 55 वर्षीय व्यक्ति अगर नहीं जानते हैं तो बच्चों को क्या दोष है? बच्चों की क्या गलती है इसमें? तो बच्चों की इसमें दोष नहीं है, दोष हमारा और आपका है कि हमने उनमें वो विचार संप्रेषित नहीं किए। तो मैं अपने लेखन के माध्यम से बच्चों को, नई जनरेशन को, मैं ज्यादातर युवाओं से संवाद करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता, आप सबको जानते हैं। हाँ, आप जानबूझ के उसको अवॉइड करते रहें, बात अलग है। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है, मैं एक चीज और छोटा आपसे कहना चाहूंगा, शेयर करूंगा कि आजकल आप देखेंगे लोगों के परिधानों पर, टी शर्ट्स पर अमेरिकन यूनियन जैक बना रहता है और वो उसको बड़े गर्व से पहनते हैं, क्योंकि ये बच्चों को पता नहीं है। मैं बच्चों को टोकता हूँ कि बेटे ये तुमने टी शर्ट पहनी है, ये किसने दिलाई? बोले पापा जी दिला रहे हैं। पापा जी ने आपको बताया नहीं कि इस पर यूनियन जैक बना हुआ है? बोले नहीं पापा, ये क्या है अंकल? मैंने कहा बेटे ये यूनियन जैक है, इस यूनियन जैक को उतारने के लिए हजारों लाखों शहादतें हुई, हमने कितना लंबा लड़ाई लड़ी,
तब जाके हम यूनियन जैक उतार के तिरंगा फहरा पाए, और आज हम फिर उसी को छाती से लगाए घूम रहे हैं। तो कुछ बच्चे तो एकदम शॉक्ड हो, बोले ये तो हमारे पापा ही गलती, उनको बताना चाहिए था, ये उन्होंने क्यों मुझे पहनने दी। बोले मैं पापा से आके पूछूंगा कि ये आपने मुझे क्यों, मुझे नहीं टोका आपने पहनने से। तो यही चीज है, बच्चों को नहीं पता, ये हमें आपको उनको बताना पड़ेगा ये गलत क्या है और सही क्या है। तो देश प्रेम का जज्बा, मैं एक छोटी सी मैं कोई रचना के माध्यम से मैं कहता हूं कि जज्बा देश प्रेम एक एहसास है जनाब, ये कोई रिश्तेदारी नहीं जो थोप दी जाए, ये महसूस करने वाली बात है। ये आपने उसको आत्मसात किया होगा तो आप उसको महसूस करेंगे। आप किसी पे थोप देंगे कि नहीं आप देशभक्ति करो, आप देशभक्त बन जाओ, कोई नहीं बनेगा। आप उसको एहसास कराओ कि देशभक्ति क्या है। ये देशभक्ति का ही जज्बा था कि मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, यानी छोटी छोटी आयु में ये शहीद हो गए। इन्होंने सब अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो चाहती तो 5,000 की पेंशन लेके आराम से घर में बैठती, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा ना मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए, अपने झांसी के लिए। वो भाई कहाँ से आई थी, कहाँ आई, लेकिन जहां वो आई उसको उन्होंने अपनी मातृभूमि समझा, अपना कर्मभूमि समझा, और उसके लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने टेके, वो सिर्फ एक जज्बा था देशभक्ति का। वही जज्बा आज हमें संप्रेषित करने की आवश्यकता है बच्चों में। हम क्या करते हैं कि बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे कैसे भी हो अच्छी एजुकेशन लेके धनोपार्जन करें, उसके लिए भले उनको कहीं जाना पड़े, विदेश जाना पड़े। फिर उनसे उम्मीद करते हैं बाद में जब बच्चे वहां सेटल हो जाते हैं, फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारा ख्याल भी रखें। आपने अपनी आकांक्षाओं, अपनी उम्मीदों से उनको वहां भेजा है, अब वो वहां सेट हो गए हैं। अब आप कहते हैं हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, आज हमें कुछ हो गया तो हमारा ख्याल कौन करेगा। अरे इसमें दोस्त बच्चों का कहाँ है, दोस्त तो आपका है, आपने उनसे उम्मीदों को पाला है, जैसा आकार दिया। आज बच्चों की गलती नहीं, हमारी आपकी गलती है कि हमने उनको उन संस्कारों से, उन जो हमारी संस्कृति रही उससे परिचित नहीं कराया। संजय भाई, आपके और भी कोई ऐसा पहलू जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बड़ा है कि एक इंटरव्यू में समा नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ याद आता हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कुछ जीवन में कुछ ऐसे मतलब हादसे होते हैं, हादसे कह सकते हैं आप, या कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिनको आप ताउम्र भूल नहीं सकते हैं जी। कई बार ऐसा था, जैसे मेरे जीवन में एक बार एक घटना हुई थी कि हम शक्ल होने के लिए कारण मुझे जो है पुलिस ने उठा लिया, खामियाजा उठाना पड़ा, और मुझे पुलिस ने पीटा भी बहुत। बाद में जब मैंने किसी माध्यम से प्रूव किया कि जो आप मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, वो मुझे जो समझ रहे थे कोई जिसने किसी का मर्डर किया था, वो फरार था, और मैं चूंकि हूबहू शक्ल का था तो पुलिस ने मुझे वहां उठा के और सागर खातिरदारी की, वो मेरी अच्छी खासी खातिरदारी की। बाद में फिर उनकी गलतफहमी दूर हुई, बाद में उन्होंने क्षमा याचना भी की कि नहीं मेरी गलती रही, वहां के जो एसओ थे उन्होंने भी क्षमा मांगी, लेकिन तब तक क्या होना, तब तक तो हमारी ठुकाई हो चुकी थी। तो कुछ इस तरह के जीवन में आते हैं पहलू जो याद रह जाते हैं। कई इस तरह की कहानी है जो होते रहते हैं इस तरह के। तो ये सारी चीजें हैं, बस एक जो यात्रा चल रही है, ऐसी यात्रा मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं। कोई रचनाएं जिस पर मंच में आपको सराहा गया हो, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। एक रचना मैंने बड़ी पसंद आई, और हमारे जो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो गुरुजी जिन्होंने मुझे मंचीय कवि सम्मेलन तो जोड़ा, अर्जुन सिंह चांद जी, वो एक मेरी रचना बड़ी पसंद करते हैं और हमेशा कहते हैं कि संजय जी इस रचना को हमेशा जरूर सुनाया करो। और ये रचना मैंने जो है युवाओं को मोटिवेट करने के लिए लिखी थी कि जो है आज के समय में जो युवा बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी घटनाओं से हिम्मत हार जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा आज के समय में लोगों में देखी जा रही है। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए, जन जागरण के लिए मैंने एक संदेश परक एक रचना लिखी है जो कि मैं थोड़ा सा आपके सामने गुनगुनाना चाहूंगा। जरूर। कि ये रचना जो है कई समाचार पत्रों में और कई विभिन्न मंचों से मैंने पढ़ी है। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले ही क्यों मर रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो।
दुश्वारियों से डरे जा रहे हो, मृत्यु के पथ पर बढ़े जा रहे हो। दुश्वारियों से डरे जा रहे हो, मृत्यु के पथ पर बढ़े जा रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। बड़ी आस से जिसने नाजों से पाला, जिनके कंधों पे चढ़कर के देखा उजाला, उनके सपनों पे आघात क्यों कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। ये रिश्ते ये नाते अहम जिंदगी में है, कष्टों की छाया वहम जिंदगी में। ये रिश्ते ये नाते अहम जिंदगी में, ये कष्टों की छाया वहम जिंदगी में। बदलना न रास्ता तू डर कर के इनसे, करना तू नूतन पहल जिंदगी में। नई भोर में क्यों घुटन भर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। बड़ा कष्टदायक सफर जिंदगी का, मगर वो ही नायक बना जिंदगी का। बड़ा कष्टदायक सफर जिंदगी का, मगर वो ही नायक बना जिंदगी का। है कष्टों को जिसने हंस कर के झेला, वो अधिनायक बना जिंदगी का। है कष्टों को जिसने हंस कर के झेला, वो अधिनायक बना जिंदगी का। दुश्वारियों से डरे जा रहे हो, ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो। ये जीवन की खुशियां वतन के लिए हैं, ये खुशियों की लड़ियां वतन के लिए हैं। ये जीवन की खुशियां वतन के लिए हैं, ये खुशियों की लड़ियां वतन के लिए हैं। वतन की ही खातिर नहीं मर रहे हो, वतन की ही खातिर नहीं मर रहे हो। दुश्वारियों से डरे जा रहे हो, न जीवन में जिसको कभी कुछ दिया हो, न जीवन में जिसको कभी कुछ दिया हो। बची चंद घड़ियां वतन के लिए हैं, वतन की ही खातिर नहीं मर रहे हो। मृत्यु के पथ पर बढ़े जा रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। ऐ नौजवानों ये क्या कर रहे हो, जीने से पहले क्यों मर रहे हो। बहुत शानदार। तो ये थे राष्ट्रवादी संजय तिवारी, जो राष्ट्र के लिए पूरी तरह समर्पित है। संजय भाई आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार आपका, और आपका भी नवीन भाई कि आपने जो है मुझे इस लायक समझा कि आपने बंजारा बीट्स के माध्यम से लोगों से जोड़ने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।